हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है ग्लूकेगॉन। हम पेंक्रियाज की एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे थे। इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम ग्लूकेगॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लूकेगॉन इट इज़ रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स से, पेंक्रियाज के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस थे उसमें जो बीटा सेल थे वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे और अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन, और जो डेल्टा सेल्स थे वो सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ग्लूकेगॉन कंसिस्ट्स ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स। तो ये भी एक हार्मोन है, लेकिन कौन सा है? पेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अब फंक्शंस ऑफ ग्लूकेगॉन के फंक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ग्लूकेगॉन को की रिलीज़ को स्टिमुलेट कौन करता है और इनहिबिट कौन करता है। इट इज़ रिलीज्ड व्हेन देयर इज़ डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज। तो ग्लूकेगॉन कब रिलीज़ होगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जब कम होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपो मीन्स डिक्रीज्ड, ग्लाइसी मीन्स ग्लूकोज, मिया मीन्स इन ब्लड। तो हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज्ड होगा तो उस वक्त ग्लूकेगॉन रिलीज होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिफरेंट होता है, फास्टिंग स्टेट में डिफरेंट होता है, रैंडम स्टेट में डिफरेंट होता है। फास्टिंग में आपको पता है 70 से 100 मिलीग्राम पर DL फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है नॉर्मल। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 70 से कम होना स्टार्ट होता है तो फिर ग्लूकेगॉन रिलीज होता है। इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज प्लाज्मा अमीनो एसिड सिक्रीशन। जब प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स इंक्रीज होंगे तो उस वक्त भी ग्लूकेगॉन की रिलीज स्टिमुलेट होगी, ग्लूकेगॉन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो ग्लूकेगॉन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा उस वक्त रिलीज होता है, और दूसरा जब ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर अमीनो एसिड्स इंक्रीज होंगे तो उस वक्त क्या होगा? ग्लूकेगॉन रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकेगॉन का एक फंक्शन क्या है कि वो अमीनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को, प्रोपियोनेट को, लैक्टेट को, पायरुवेट को, उनको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सके। तो इस वजह से जब भी प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स इंक्रीज होंगे तो उस वक्त ग्लूकेगॉन रिलीज होगा। अच्छा, उस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो इट इंक्रीजेज, अभी फंक्शन पढ़ते हैं ग्लूकेगॉन के कि ये क्या करता है। इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है किस तरह से? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करवा के। ग्लाइकोजिन मतलब ग्लाइकोजन, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है। ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मसल्स में एंड लिवर में। तो मसल्स एंड लिवर सेल्स में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकेगॉन उस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है और उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज एंटर होता है ब्लड में। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ग्लूकेगॉन। और दूसरा तरीका क्या है? इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। और दूसरा तरीका ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। पहला तरीका क्या था? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है, उसकी वजह से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा तरीका क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के नतीजे में भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। न्यू ग्लूकोज प्रोडक्शन मतलब नया ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाना। नया ग्लूकोज, अब ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन था वो नया ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करना था। ग्लाइकोजन में सारे ग्लूकोज होते हैं लेकिन वो कंबाइंड स्टेट में पड़े होते हैं एक पॉलीसेकेराइड की शेप में। तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को ग्लूकेगॉन ब्रेकडाउन करता है ग्लाइकोजन को, तो उसको कन्वर्ट कर देता है किस में? ग्लूकोज में। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा? न्यू ग्लूकोज बनेगा। अब न्यू ग्लूकोज क्या है? न्यू ग्लूकोज ये है कि अमीनो एसिड्स की कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, प्रोपियोनेट है, पायरुवेट है और फास्फोग्लाइसरेट है इनटू ग्लूकोज, इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो अमीनो एसिड देखें, ग्लूकोज नहीं है, प्रोपियोनेट कोई ग्लूकोज नहीं है, पायरुवेट
कोई ग्लूकोज नहीं है, फॉस्फोग्लाइसरेट कोई ग्लूकोज नहीं है, तो इनको क्या करेगा, ग्लूकेगान कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये दो तरीक़ों से ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ग्लूकेगान। अब अ स्लाइट रिलीज ऑफ ग्लूकेगान कैन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल सेवरल फोल्ड। थोड़ा सा बहुत ही कम मिकदार में जब ग्लूकेगान रिलीज होता है तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कई गुना इंक्रीज कर सकता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक मीन्स, हाइपर मीन्स इंक्रीज, ग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड ग्लूकोज। तो ये हार्मोन ग्लूकेगान क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इट्स सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय सोमेटोस्टेटिन। अच्छा, इसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन कर रहा था, वो हमने बताया था कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है उस वक्त ग्लूकेगान की सिक्रीशन इंक्रीज होती है, और जब अमाइनो एसिड्स प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होंगे या ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो उस वक्त भी ग्लूकेगान की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई। लेकिन ग्लूकेगान की सिक्रीशन को इनहिबिट कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन, जो कि डेल्टा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से रिलीज हो रहा था। अब हम आते हैं, हमने पेंक्रियास के बारे पहले पेंक्रियास में हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आज ग्लूकेगान पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पेंक्रियास। पेंक्रियास के एंडोक्राइनोलॉजी में जब पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, जब उसमें कोई डिजीज़ होगी, कोई क्रोनिक कंडीशन होगी, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी, तो उसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होता है, उसे हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, इंसुलिन की डिफिशिएंसी या इंसुलिन की इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इंसुलिन। तो आप पढ़ते हैं इसके बारे में डायबिटीज़ मेलाइटस को, जिसको हम आम लफ्ज़ों में लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं शुगर है बंदे को। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये हर चौथे पाँचवें घर में एक बंदे को डायबिटीज़ है पाकिस्तान में। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस, उर्दू में इसको ज़ियाबीट्स भी कहते हैं। अब डायबिटीज़ का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है साइफन या टू पास थ्रू। साइफन मीन्स पास करना, निकालना यूरिन की शक्ल में। अच्छा, मेलाइटस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्वीट, मीठा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब क्या हुआ कि स्वीट यूरिन पास करना। सो डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स टू पास स्वीट यूरिन। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का जो वर्ड है इसका असल मतलब ही यही है कि मीठा पेशाब रिलीज़ करना। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में आपको पता है यूरिन हमारे पास स्वीट होता है, क्यों, क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज पास हो रहा होता है, उसी की बेस पे हमने इसको नाम दे दिया डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, इट इज़ अ क्रोनिक, अब इसकी डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ मीन्स कोई भी डिजीज़ जो कि बहुत लंबे अरसे से हो और बहुत लंबा अरसा चलता रहे। तो डायबिटीज़ भी आपको पता है, एक बार अगर बंदे को हो जाए तो फिर अगर एक बार बंदा उसे कंट्रोल ना करे तो वो फिर लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। अब ये लेकिन अगर एक बंदा है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने डायबिटीज़ को बहुत जल्दी से कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए बंदे को अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, परहेज़ करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर हो सकता है। इट इज़ अ क्रोनिक, ये एक क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उनको कह रहे थे जो कि कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो, पास हो, जैसे स्नीजिंग से, कफिंग से, ये सारी जो बीमारियां हैं। तो कम्युनिकेबल, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को कहते हैं। वो डिजीज़ जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हों, किसी पैथोजन की वजह से हों, किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हों, उनको हम नाम दे रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। लेकिन बाय एयर ड्रॉपलेट्स या फिर बाय डायरेक्ट कंटेक्ट या सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू वो डिजीज़ एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में ये ट्रांसमिट नहीं होता, ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा, ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से नहीं हो रहा।
तो जो भी डिजीजेज बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या पैथोजेंस की वजह से नहीं होते उनको हम नाम देते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस आता है, उसमें आर्थराइटिस आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो ये क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इन विच देयर इज़ आइदर डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, जिसमें या तो इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज होती है या फिर डिक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, या फिर इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज नहीं हुई लेकिन उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हुई है, मतलब जिन सेल्स पे उसने एक्ट करना था वो अभी सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स इंसुलिन, उसकी वजह से रिजल्टिंग इन डिसरेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, उसकी डिसरेगुलेशन हो जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखें, नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि इंसुलिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस तरह नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और लिपिड तीनों की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन सामने जो हमें अपेयर हो रहा होता है ब्लड के अंदर वो, या जिसकी बेस पे हम इसको डायग्नोस कर रहे होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को, वो शुगर होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस में और भी प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म का भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैंने आपको इंसुलिन के काम फंक्शंस बताए थे कि एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर रहा था, और फैट सिंथेसिस को भी वो हमारे पास कुछ जगहों में इंक्रीज़ कर रहा था, कुछ जगहों में डिक्रीज़ कर रहा था। एडिपोज टिश्यूज़ में इंक्रीज़ कर रहा था क्योंकि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको इंटर करता है एडिपोज टिश्यूज़ में, वहाँ पे वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स और ट्राइग्लाइसराइड्स में, लेकिन लिवर के अंदर वो फैट की सिंथेसिस को, लिपिड की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर रहा था इंसुलिन। लेकिन जब इंसुलिन कम होगा या उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होगी तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होंगे। तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह से डिस्टर्ब होंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें क्या होता है, देयर इज़ द लैक और डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इसमें या तो इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्रीज होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। क्यों, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियास के, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ नाम से है, ऑटो मीन्स अपने ऊपर, इम्यून का मतलब एंटीबॉडीज़। जब इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो उस डिज़ीज़ को हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं वो पेंक्रियास के ऊपर एक्ट करते हैं और पेंक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी वजह से फिर डिजीज़ होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इस वजह से इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इट अकर्स इन यंग एज, और ये छोटे एज में होता है, बच्चों में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसमें नॉर्मल या इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होती है, बट देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें इंसुलिन सिक्रीशन अफेक्ट नहीं हुआ, इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इंसुलिन के जो अफेक्ट्स हैं टिश्यूज़ के ऊपर वो हमारे पास डिक्रीज हो गए हैं। क्यों डिक्रीज हुए हैं, वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई है, या फिर आप ये कह सकते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई है। तो इस वजह से इसको हम फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कह रहे हैं कि ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो अपना एक्शन नहीं कर रहा ड्यू टू इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इट यूजुअली अकर्स इन एल्डर एंड ओबीस। ये ओबीस मोटे लोगों में ज़्यादातर होता है और एल्डर्स में होता है। मोटों में क्यों होता है, क्योंकि मोटों में हमारे पास फैट ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इस वजह से उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे टाइप 1 टाइप 2 को नेक्स्ट टॉपिक में।